हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आप लोग से डिस्कस कर चुके थे VBT के बारे में, मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए थे, साथ ही साथ उसके लिमिटेशंस बताए गए थे आपको। तो उनको आप लोगों ने देखा हुआ था। VBT में जो कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, और वो सिद्धांत है आपका क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज की जो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस होते हैं उन पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिन पर CFT एप्लीकेबल होती है, जो मुख्य रूप से वहां पे दिखाई जाती है। तो सबसे पहले CFT किस लिए दिया गया बताया ये जा रहा है संयोजकता बंध सिद्धांत के कमियों को दूर करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्नवत हैं, जिनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। ये देखिए, जैसे उसको आप VBT बोलते थे, उसे आप VBT बोलते थे, इसे CFT बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्या एजम्पशंस हैं, क्या इसकी अवधारणाएं हैं, उनकी हम आपसे बात करने वाले हैं। तो पहले आपको ये बता दूं कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो कि बताया जा रहा है आपको, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे, मतलब जो संयोजकता बंध सिद्धांत में हम आपने पढ़ा हुआ था, उनमें जो कुछ त्रुटियां थी उनको दूर करने के लिए इस सिद्धांत को यहाँ बताया जा रहा है। इनमें भी थोड़ी बहुत कमी मिलती हैं, इनमें भी कुछ कमियां हैं, पर इनको अधिकांश दूर करने के लिए एक नई थ्योरी पढ़ाई जाती है वहां पे, LFT, जिसको लिगैंड फील्ड थ्योरी बोलते हैं, और उसके बाद एक आती है मॉड थ्योरी, MOT, जो पढ़ चुके हैं आप पिछली क्लास में। तो यहाँ पे आपका आज चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, और इस लास्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं आज से। इस पर जो इसका लेक्चर जो कंप्लीट होगा वो 2 या 3 वीडियो में हो सकते हैं। ये मान के चलिए ये लास्ट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मैं आज बता रहा हूं आपको कि यह सिद्धांत लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच, यह सिद्धांत लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच ये बताता है कि इनके बीच में प्योरली आयनिक बॉन्ड होते हैं। मतलब यह अवधारणा लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के बीच क्या बताती है, आयनिक बंध को बताती है। यह उपसहसंयोजक बंध के बारे में, या कहा जाए कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कोई स्पेशल डिस्कशन नहीं करता है। क्या कहा जा रहा है, मैं कहूं यहां पर, इट एज्यूम लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम टू बी आयनिक। It does not explain covalent bond। मतलब ये क्या बताना चाह रहा आपको कि लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में आयनिक बंध होते हैं, ना कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक, ये इसका पहला एजम्पशन है, समझ रहे हैं। It assumes ligand and central metal atom to be ionic. It
डज नॉट एक्सप्लेन कोवैलेंट बॉन्ड। ये नहीं बताता है या ये कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है कि इनमें जो मेटल होता है और लीगेंड होते हैं, मेटल और लीगेंड के बीच में पॉइंट चार्ज या पॉइंट डाइपोल होता है। मतलब कि ये बिंदु आवेश के रूप में या बिंदु द्विध्रुव के रूप में मिलते हैं। मतलब इट एज्यूम लीगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम having point charge or dipole। मतलब क्या कह रहा है ये, इट एज्यूम लीगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम हैविंग पॉइंट चार्ज और डाइपोल। मतलब जो यहाँ पर मेटल आपके होते हैं और लीगेंड होता है वो एक तरह से आवेश युक्त होते हैं। मतलब ये समझाना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए मेटल है और यहाँ लीगेंड है, तो लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और चूंकि ये गेन करता है, सॉरी ये डोनेट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये उसी के बीच में, उसी कॉम्प्लेक्स के बीच में, ये अलग नहीं हो रहे वहां पे, वो वहीं दिखा रहा है। तभी तो आपने कहा कि ये आयनिक रखते हैं। ठीक, ये दो बातें क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट है आपका CFT, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। स्पेशली CFT स्पेशली splitting of d orbital। It does not comment on S and P orbital। मीन्स क्या बोल रहा है ये कि CFT जो होती है स्पेशली किसको डिफाइन कर रही है, CFT स्पेशली स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। ये केवल d कक्षकों का ही विदलन करवाती है, विपाटन करवाती है। यह S और P ऑर्बिटल पर किसी तरह का कोई भी निर्धारण नहीं करता है, अर्थात उसकी स्प्लिटिंग नहीं करवाता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके अगले पॉइंट जो बताते हैं, इट डिफाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोल रहा है, इट डिफाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ना। मतलब यह सिद्धांत क्या करता है, उस मैग्नेटिक मूवमेंट अर्थात चुंबकीय आघूर्ण को पूर्ण रूप से या एकदम निर्धारित, अर्थात कहा जाए पूर्णतया सही रूप से निर्धारित करता है, उसका सही मान निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट डज नॉट एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये सिद्धांत क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन को इसका निर्धारण नहीं करता है, यानी कि इस सिद्धांत में हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी केस नहीं रहता। ठीक है, तो ये इतने एजम्पशंस हैं इस CFT के लिए। आप इसको एक बार देख लीजिए, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, तब तक आप इसको नोट करिए या करना चाहें। नोट कर रहे हैं, देखिए पहले क्या बताया गया, इट एज्यूम लीगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम टू बी आयनिक। इट डज नॉट एक्सप्लेन कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब ये कहा जा रहा है कि यह सिद्धांत
सेंट्रल मेटल एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच आयनिक बंध को व्यक्त करता है, ना कि सहसंयोजक बंध को। दूसरा ये कह रहा है इसमें कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं मीन्स केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं और लिगेंड होते हैं, उनके बीच में वो पॉइंट चार्ज रखते हैं, यानी बिंदु आवेश रखते हैं। बिंदु आवेश का मतलब धनावेश और ऋणावेश रखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि CFT जो होती है मतलब यह सिद्धांत जो है केवल डी कक्षकों का ही विपाटन करता है, ना कि S और P कक्षक का। मतलब यह सिद्धांत S और P कक्षक का विपाटन नहीं करता है, केवल डी कक्षकों का ही विपाटन करता है, मतलब उसको स्प्लिट करता है। फिर आगे बताया गया कि यह सिद्धांत चुंबकीय आघूर्ण का, दिए गए कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय आघूर्ण का एकदम सही मान ज्ञात करता है। इसके बाद आपको बताया गया कि यह सिद्धांत हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कोई भी निर्धारण नहीं करता है। ठीक है, मतलब इस सिद्धांत के द्वारा हम हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा नहीं करते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको? चलिए आगे दिखाते हैं, छोड़ा देते। अब यहाँ पे कुछ चीजें बेसिकली पहले आपको जाननी है, फिर मैं यहाँ हमें दो तरह के CFT जो बताने हैं, मतलब CFT पर दो तरह के कॉन्सेप्ट बताने हैं। एक है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, मतलब अष्टफलकी के लिए, और एक आपका होगा जो दिखाया जाएगा उस चतुष्फलकी के लिए। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात आपसे करेंगे, लेकिन पहले उससे एक देखिए ये डी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल। इस डी ऑर्बिटल में जो डी सबसेल है आपके 5 ऑर्बिटल दिखाया जा रहा है, और इस 5 ऑर्बिटल के जो नाम है वो इस तरह से dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ये होते हैं 5 कक्षक। इन 5 कक्षकों में जो आपके ये वाले पार्ट हैं यहाँ, ये अक्षों के बीच में होते हैं, इन्हें आप T2G बोलते हैं, और ये जो आपके रहते हैं ये अक्षों पर रहते हैं, इसे TG बोलते हैं। ठीक है, मतलब 2 रूप में ये ब्रेक होंगी जब भी इनकी स्प्लिटिंग कराई जाएगी, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो। ठीक है, अब आप आगे देखिए, जब इस कॉम्प्लेक्स की आप चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, जो अक्षीय मतलब होता है, जैसे आप सभी को पता है कि डी ऑर्बिटल जो होती हैं वो डबल शेप दिखाती हैं। ये देखिए, अगर मैंने इसको x एक्सिस डिफाइन किया है, इसे y एक्सिस और इसे z एक्सिस, तो होता क्या है, जैसे इसके लोब्स को अगर हम दर्शाएं तो ये देखिए कुछ ऐसा आप दर्शाएंगे। ये है आपका dx² - y² का केस। मतलब यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि ये जो लोब्स आपको दर्शाए जा रहे हैं वो अक्ष पर ही दर्शाए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप dz² का भी बना सकते हैं। वो देखिए, इधर मैं दिखा देता हूं। आप इसमें डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं की ही रहेगा। ये dz² का है। ठीक है, तो ये दोनों जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये अक्ष पर होते हैं। किस पर होते हैं? अक्ष पर होते हैं, जबकि ये तीनों जो हैं ये अक्षों के बीच में होते हैं। मतलब जो पहला dxy बताया जा रहा है, ये x और y जो आपका डायरेक्शन दिया गया है उनके बीच में बनेगा ये, और जो dyz है ये y और z के बीच में बनेगा, y डायरेक्शन और z वाले डायरेक्शन बनेगा। और dzx जो आपका है ये z वाले में और x वाले में बनेगा, z और x वाले में बनेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे एक सीधी बात आपको ये समझनी है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, जब इसकी स्प्लिटिंग होती है, इसका विपाटन होता है, तो ये 2 भागों में टूटता है। एक आपका होता है EG सेट, दूसरा होता है T2G सेट। जो EG सेट होते हैं वो अक्षों पर होते हैं, मतलब ये वाले पार्ट अक्ष पर ओवरलैप करते हैं, और ये वाले जो सदस्य रहते हैं ये इस पर अक्षों के बीच में ओवरलैप करते हैं।
यानी जो T2G वाला सेट है आपका, ये क्या करता है, अक्षों के बीच में ओवरलैप करता है, और जो EG सेट है ये अक्षों पर ओवरलैप करता है। ठीक है। अब इसके बाद जो आप जब इसकी स्प्लिटिंग कराते हैं, स्प्लिटिंग कराने के पहले जितने ऑर्बिटल यहाँ पर हैं सबकी ऊर्जाएं एक जैसी होती है, मतलब सबकी ऊर्जाएं समान रहती हैं। तो समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं, चाहे वो d ऑर्बिटल के हों या p के हों या s के हों, किसी के भी हों, समान ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। आप डीजनरेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अपभ्रष्ट कक्षक, अर्थात जिसमें किसी तरह की कोई त्रुटियां नहीं होती हैं, अर्थात वो एक तरह का ही वहां पर ऊर्जा प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब आप देखिए, जब आप इसकी स्प्लिटिंग करवा रहे हैं, स्प्लिटिंग के बाद ये क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद जब इसको आप एक्सियल और नॉन एक्सियल पर दिखाना चाहते हैं, मतलब अक्षों पर दिखाना चाहते हैं, तो जब भी आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आएंगे, जब भी आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आएंगे, तो ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय संकर में जब आप आएंगे तो उसमें क्या होगा, उसके सभी लिगेंड जो होते हैं वो अक्षों पर ही होते हैं। अष्टफलकीय जो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, अष्टफलकीय जो आपके संकर होते हैं, उनमें उपस्थित लिगेंड जो रहता है वो अक्षों पर रहता है। ठीक। चतुष्फलकीय में जो रहता है वो अक्षों के बीच में रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इनकी ब्रेकिंग करवाएंगे तो उस आधार पर हम डिफाइन करेंगे कब हमारा EG सेट स्प्लिट होकर के ऊपर जाएगा और कब EG सेट हमारा नीचे आएगा। इसका निर्धारण हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सेस में करेंगे, उसको अभी मैं बता रहा हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले कि इसके CFT के द्वारा मैंने क्या कहा कि इनकी सभी ऊर्जाएं जो होती है, इस ऑर्बिटल की सभी ऊर्जाएं एक जैसी रहती है, सभी कक्षकों की ऊर्जाएं एक जैसी रहती हैं, और इसी कारण से इसको आप क्या बोलते हैं, अपभ्रष्ट कक्षक कहते हैं, अर्थात डीजनरेट ऑर्बिटल आप इसे बोलते हैं। अब आप देखिए, जब इस ऑर्बिटल को यहाँ पर हमने स्प्लिट करने के लिए कहा, ये दो सेटों में स्प्लिट होती हैं, एक होता है आपका EG सेट और एक होता है T2G सेट। अब बात आती है कि इस EG का मतलब क्या है। इस EG का अर्थ है डबली डीजनरेट। डबली डीजनरेट मतलब कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल अलग होंगे लेकिन वो भी समान ऊर्जा के होंगे। डबली डीजनरेट, डब्ल्यू का अर्थ होगा दो, और डीजनरेट का मतलब अपभ्रष्ट कक्षक। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो अपभ्रष्ट कक्षक हमारे रहेंगे वो समान ऊर्जा के रहेंगे। ऐसे ये है ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रिपली डीजनरेट जो आपका होता है उनके द्वारा आप यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये बता रहे हैं, यहाँ तीन कक्षक अलग होगा जिसकी ऊर्जा एक जैसी रहेगी, और यहाँ EG है जिसकी ऊर्जा एक जैसी रहती है। ठीक है। अब आगे आप अगर इसमें बात करें, जैसे T2G और EG सेट तो आप समझ गए। इसमें यहाँ पे समझाना चाहूँ आपको ये कि भाई जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग का तरीका क्या बताया गया हमें कि भाई पहले अपवर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस तरह से, और फिर जब पेयरिंग करानी होगी हमें तो हम डाउनवर्ड रखते हैं ऐसे। तो इस तरह से आप इसकी एक स्पिन निकालेंगे। यहाँ से क्या चीज निकालेंगे? स्पिन। मतलब जो बातें हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हो या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हो, उनके लिए क्या क्या चीजें हमको ज्ञात करनी होगी, वो ध्यान देना है। फर्स्ट है स्पिन, जिसको चक्रण बोलते हैं आप। दूसरा है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसको आप ज्ञात करते हैं 2s+1 से ना, जहां s क्या है, ये चक्रण वाला है। जितनी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जैसे मान लीजिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया, अपवर्ड डायरेक्शन में रहा, +1/2 ना, और अगर उसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो उसके लिए -1/2। दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो s आपका होगा वो 0 निकल के आएगा। कब? जब अगर ऑर्बिटल जो दिए गए हैं उस ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों, युग्मित हों। ठीक है। या जो s निकल के आपका आएगा वही s का मान लाके आपको यहाँ पे रखना है। ये है चक्रण गुणात्मकता, चक्रण गुणात्मकता है। फिर अगला जो आपका है वो मैग्नेटिक मूवमेंट है।
मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसको आप लोग काउंट करेंगे n इंटू n प्लस 2 Bm। इसका अर्थ होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण, जो आप इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात करेंगे, जहां स्मॉल n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। फिर इसके बाद इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग बताएंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेचर इसका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है ना। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको जाननी है वो ये है कि इसमें हमें एक काउंट करना होगा CFSE, जिसको बोलते क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। साथ साथ इसको स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहा जाता है। तो इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यही इस CFT का मेन फैक्ट है। इस CFT में आप CFSE को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बातें हमको यहाँ पे समझनी है। और ये चीजें हम तब बताते हैं जब हमें कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे। तब कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास दो ढंग के यहाँ पे मिलेंगे, एक होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और एक होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की चर्चा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी लोगों से पहले ये कहता हूं, जो इसमें एजम्पशंस बताए मैंने, जो इसकी अवधारणाएं बताई, उन अवधारणाओं को आप पहले अच्छे से स्टडी करिए, उसकी नोट्स बनाइए, और जो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताया गया इनको आप नोट डाउन करें। ठीक है, फिर इसके आगे जो भी डिस्कशन हमें आपसे करना है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया जाएगा, और साथ ही साथ अगले वीडियो में ही अगर रहा ड्यूरेशन ठीक ठाक तो उसी में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को भी कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, और इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी लोग अपने मित्रों के पास पहुंचाएं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इसमें।